कहने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। आप इस किताब पे हाथ रख के हलफ उठाएं कि आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। अपनी किताब मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पे हाथ रख के कहता हूँ कि जो कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। मेरे जिस्म का एक बाजू अक्साई चिन्ह तोड़कर मुझसे अलग कर दिया गया। जज साहब, जिस्म का हिस्सा तोड़कर अलग करने की क्या तकलीफ़ होती है? आपको इसका एहसास ज़रूर होगा, और अगर नहीं तो जनाब आज अभी ये चाकू लें और अपनी कोई उंगली ही काट कर अलग करें तो आपको मेरी तकलीफ़ का एहसास हो जाएगा। जज साहब, आपने कभी अपने बच्चे को बिलखते तड़पते मरते देखा है? मैंने देखा है। ये दर्द भी मुझे दिया गया है। मेरे 50,000 बेगुनाह बच्चे मेरी ही आंखों के सामने इस दरिंदे ने मार दिए हैं। जब इस दरिंदे ने मार दिए हैं। आपकी बेटी से कभी रेप हुआ है? नहीं हुआ होगा, और मेरी दुआ है कि कभी ऐसा वक्त आ ना आए, लेकिन ये क़यामत भी मुझ पर गुजर गई। कौन से दुख आपको सुनाऊं जज साहब, कौन से दुख जो इस जालिम जानवर ने मुझे दिए हैं। जज साहब, एक आधा नहीं, मेरे हज़ारों बच्चों को अपाहज बना दिया गया। किसी की आँख निकाल दी गई, किसी की टांग काट कर अलग कर दी गई, और किसी के बाजू इजाद दे कर तलवारों से काट दिए गए, और किसी की नाक काट दी गई, किसी का कलेजा चबाया गया। या साहब, किसी की ज़ुबान पर अंगारे रख दिए गए और फिर इसको काट दिया गया। या साहब, इसके भेजे हुए दरिंदे, इन्हें ही अपनी आर्मी कहता है। अगर कोई मेरी बेटी से पसंद आ जाए तो इसकी मर्जी के बगैर इसका रेप भी करता है। या साहब, अल्लाह ना करे कभी ये क़यामतें आपके बच्चों को बर्दाश्त करना पड़े। या साहब, इतनी तकलीफ़ किसी वालिद को पहुँचे तो वो कैसे ज़िंदा रह सकता है, कैसे रह सकता है? या साहब, कोई ऐसी घड़ी नहीं जब मैं खून के आंसू ना रोया हूँ। दिन रात ये घड़ी मेरे पे क़यामत बर्पा कर रही है। या साहब, जब इस खंजीर का दिल इस जुल्म से भी नहीं भरता तो ये खाने पीने और हत्ता के दवाई लेने पर पाबंदी लगा देता है, इसे ये लॉकडाउन का नाम देता है। मेरी कई बेटियों ने रिक्शों में बच्चों को जन्म दिया। 5 अगस्त 2019 को मुझे 6 माह बच्चों समेत नज़रबंद कर दिया गया और अपने कुत्तों को मेरे ऊपर भौंकने के लिए छोड़ दिया गया। या साहब, दुनिया की किसी और आबादी को ऐसे बंद किया गया? दुनिया के किसी और हिस्से की इत्तों को यूँ सरेआम नीलाम किया गया? नहीं जज साहब, नहीं। तो मुझे लूला लंगड़ा करके क्यों ज़बरदस्ती गुलाम बनाया गया? क्यों दुनिया की गैरत मेरे लिए नहीं जागती? क्यों जज साहब, क्यों? दुनिया की गैरत एक बिल्ली, कुत्ते और एक ही आदमी के बारे में बात करने पर जागती है। मेरे ऊपर ढाई जाने वाली क़यामतें दुनिया को क्यों नज़र नहीं आती? जज साहब, क्यों? जज साहब, मुझे लूला लंगड़ा करके, मेरे बच्चों को मार के, मेरी बेटियों की इज्जतों से खेल के ये कैसे सोच लेता है कि मैं इसके साथ रहूँगा? मैं अपाहज सही, कमज़ोर सही, वक़्त का मारा सही, मगर बेगैरत नहीं हूँ, कम ज़र्फ़ नहीं हूँ जो इस जालिम की अताअत कबूल कर लूँगा। या साहब, मेरा एक बाजू पहले इसकी वजह से टूट चुका है, ये मेरी टांगें भी तोड़ दे, मेरा सर भी काट दे तो मैं तब भी आज़ादी की जद्दोजहद से पीछे नहीं हटूँगा। मैं गैरत के मीनार खड़े करता रहूँगा, बहादुरी की दास्तानें लिखता रहूँगा, आज़ादी के मतवालों के लिए हौसलों को जन्म देता रहूँगा। या साहब, अपने इतने बच्चे मरवा के कभी इसकी गुलामी कबूल नहीं करूँगा। या साहब, ये मेरा आखिरी फैसला है। जज साहब, मैं इंडिया का वकील हूँ। ये मेरा वकालतनामा है। मेरा नाम नारायण है। मेरा क्लाइंट आपसे कुछ कहने की इजाज़त चाहता है। इजाज़त है। माँ कश्मीर तो जन्नत है ना, जन्नत में तूफान है क्यों? हक तो है वानों के। आप इस किताब पे हाथ रख के हलफ उठाएं कि आप
कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। मैं अपनी मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं। बहुतान और द्रोहगोई की हकीकत की दुनिया में कोई गुंजाइश ना है, पर मैं क्या करूँ, मुझे दुश्मन भी कम ज़र्फ मिला, जो झूठ और अफसानवी बातों को लेकर के अदालत आ गया, और अदालत में सच्चाई सबूतों की रोशनी में पेश की जाती है। लिहाजा मैं कश्मीर की हकीकी कहानी बयान करने की इजाज़त चाहूँगा। मिलोड, इजाज़त है। 3 जून के प्लान में लिखा है, शाही रियासतों का राजा चाहे पाकिस्तान से अलहाक कर ले, चाहे इंडिया से अलहाक कर ले, चाहे आज़ाद रहे। हरी सिंह ने पहले आज़ाद रहने और फिर हमसे अलहाक कर लिया, मगर पाकिस्तान ने अपने गुंडों को बेचकर कश्मीर के कुछ हिस्सा पर कब्जा कर लिया। चूंकि राजा ने कश्मीर का अलहाक मुझसे कर लिया था, तो मैंने कश्मीर के एरिया में अपनी आर्मी भेज दी। नेहरू जी ने यूएनए में मसला इसलिए पेश किया कि वो पाकिस्तान के गुंडों को बाहर निकाल दे और हरी सिंह के अलहाक का एहतराम करे। 1951 को हमने कश्मीर के एरिया में इलेक्शन करवाए, तो कश्मीर का होनहार बेटा अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर बना। फिर मैंने आर्टिकल 35A और 370 को लागू करके कश्मीर को काफी हद तक आज़ादी दे दी। पाकिस्तान को यह सब हजम नहीं हो रहा था। 1972 को शिमला मायदे में तय हुआ, कश्मीर का फैसला पाकिस्तान और इंडिया का इशू है। 1984 को 14 फरवरी 2019 को एक बार फिर पाकिस्तान ने मेरे एरिया पुलवामा में दहशतगर्द भेजे, जिन्होंने अटैक कर कई लख्ते जिगर मुझसे छीन लिए। यह असल कहानी है जज साहब। मैं अपने क्लाइंट कश्मीर के इसके दुश्मन इंडिया से लड़ाई की एक मुख्तसर सी तकरीर पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। शुक्रिया मिलोड। 3 जून 1947 को फैसला हुआ कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जो 565 सियाही रास्ते हैं, इनके राजाओं को अख्तियार है कि पाकिस्तान को इंडिया में से जिससे चाहे अलहाक कर ले या आज़ाद रहने का फैसला कर ले। इनको ऐसा करते वक्त जोग्राफियाई हैसियत और आबादी का ख्याल रखे। 12 अगस्त 1947 को मेरे क्लाइंट कश्मीर के आका ने इन आज़ाद रहने का फैसला साबित फरमाया। पाकिस्तान ने इस फैसले को खुशदिली से कबूल कर लिया। कश्मीर के अज़ली दुश्मन इंडिया ने इस फैसले को कबूल ना किया। पाकिस्तान के इस प्यार ने मेरे क्लाइंट के बच्चों को बहुत मुतासर किया, और कश्मीर के बच्चों ने पाकिस्तान का परचम कश्मीर की सरजमीन पर लहरा दिया, और कश्मीर के आका को यह बात बहुत नागवार गुजरी। बदले की खातिर कश्मीर के बच्चों पर टैक्सेस की भरमार कर दी और कर दी। 1947 को सड़कों पर निकल आए। वो 5 दिन तक सड़कों पर रहे। वहाँ के राजा जल बुनकर आग व गोला हो गए और कश्मीर के बच्चों को बेदर्दी से कुचलने का फैसला किया। कश्मीर के बच्चों को मरते देखकर कश्मीर के दोस्त पाकिस्तान ने कुछ नौजवान लड़के इनकी मदद के लिए भेजे। जब वो इनकी मदद के लिए आए तो महाराजा के लड़के इनका मुकाबला ना कर पाए। मुकाबले की गर्ज से कश्मीर को इंडिया के हवाले करने के कागजात साइन कर दिए, और इंडिया को ने अपने तरबियत याफ्ता फौजी कश्मीर को गुलाम बनाने के लिए भेजे, और ये भी उन कश्मीरी लड़कों का मुकाबला ना कर पाए। एक चलाक पुत्र नेहरू 9 जनवरी 1948 को इस इशू को यूएनए में ले गया। 5 जनवरी 1949 को यूएनए ने इस इशू को सॉल्व करने की रेफरेंडम की करारदाद पास की। यूएनए मीडिएटर सर ओवन डिक्सन 12 अप्रैल 1950 को इंडिया और कश्मीर से मिला। इसने रिपोर्ट दी कि इंडिया का रवैया इस इशू को हल करने में बड़ी रुकावट है। 1951 में इंडिया ने कश्मीर का लालची गद्दार पुत्र शेख अब्दुल्ला को अपने साथ मिलाकर इलेक्शन करवाए और इसे पीएम बना दिया, और थोड़े ही अरसे बाद कई सालों तक वो बंदे सलासे रखा। जनाब अली ये तो अपने वफादारों को जेल देता है, कश्मीरियों को क्या देगा। 1962 में इंडिया की लड़ाई चाइना से हुई और मेरे क्लाइंट का एक बाजू, जिसे एक्साइचिंग कहते हैं, कट गया। इस मौके पर कहा जाता है करे कोई भरे कोई। 1965 में इंडिया की लड़ाई चाइना से हुई और इसकी मेरे क्लाइंट की वजह से हुई। 1971 में
पाकिस्तान और इंडिया की दो खूनी जंग भी मेरे क्लाइंट की वजह से हुई और पाकिस्तान का एक बाजू इससे अलग कर दिया गया। 8 जुलाई 2016 को कश्मीर का बहुत ही प्यारा लखते जिगर बुरहान वानी शहीद कर दिया गया। 27 फरवरी को कश्मीर का खैर हुआ, पाकिस्तान इंडिया में दोबारा लड़ाई हुई और पाकिस्तान ने इंडिया के 2 जेट तैयारे तबाह कर दिए और इंडिया का एक बेटा अभिनंदन को गिरफ्तार कर दिया और ये लड़ाई है मेरे मोकल के साथ इंडिया की। वेल सेड, आप पानी मंगवा कर पी लें मिस्टर फैजान। ये तो आपका अपना वर्जन था। आप ये बताएं कि आप किन किन पॉइंट्स को आर्गुमेंट्स का हिस्सा बनाकर कोर्ट को मुतमिन करना चाहेंगे। मेरे मोहब्बत इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मेरा पहला पॉइंट ये है, जज साहब पहले जो पाकिस्तान को आज़ादी मिली इस पर इसने क्या कर लिया। आज इसके लोग भूखा मर रहे हैं और हमें दोबारा पाकिस्तान को अपने साथ मिलाने के लिए कहते हैं। पहले पाकिस्तान आज़ादी लेकर क्या कर रहा है, वो दुनिया के सामने एक भिखारी है जो हर वक्त कटोरा लेकर कर्ज मांगता रहता है। अगर इसने दुनिया के सहारे और बैसाखियों के साथ ही चलना है तो फिर मेरे सहारे और बैसाखियों के साथ चलने में क्या बात है। ठीक है जैसा पाकिस्तान एक गरीब आदमी है, वो अपनी गरीबी को ख़त्म करने के लिए इमदाद लेता रहता है और सोता जागता तो अपनी मर्जी से है, मजहब की दायगी तो अपनी मर्जी से करता है। अगर दुनिया में अक्सर ममालिक इमदाद लेने पर ही गुलामी आज़ाद करना है तो फिर तो अमेरिका ने भी ली है, चाइना ने भी ली है। दुनिया में अक्सर ममालिक इमदाद लेते रहते हैं, क्या इन सबको गुलाम बना दें। मिस्टर नारायण, आपका नेक्स्ट पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट क्या है। मेरा दूसरा पॉइंट ये है, ये एक दहशतगर्द है जो अक्सर इंडिया के एरिया में दहशतगर्दी फैलाता है। जैसा उल्टा चोर को तवाल को डांटे, इसके पास कोई सबूत है कि मेरे क्लाइंट दहशतगर्दी की है। दहशतगर्दी तो ये करते हैं, बस मैं पहले की तरह बयान कर चुका हूँ, इल्ज़ाम हम पर लगा देते हैं। ये जवाब हुआ मिस्टर नारायण के इल्ज़ाम का। मेरा अगला पॉइंट ये है, जैसा कश्मीर दुनिया का एक बर्निंग इशू है, ये दो लोग पाकिस्तान और इंडिया इस पर क्लेम करते हैं। ये दो लोगों के पास ऐसे एटमी बम है जो पूरी दुनिया को मौत की वादी में धकेल सकते हैं, लिहाजा इस इशू को हल करें। शुक्रिया। मेरे दलाइल का नेक्स्ट आर्गूमेंट पॉइंट ये है, जैसा 12 जून का पूरा प्लान देखें, इसमें लिखा है कि राजा को अख्तियार है कि जिससे चाहे अलहाक कर ले और जोग्राफियाई हैसियत और बाती का ख्याल रखे। मेरे मौका कश्मीर की 70% लाद मुस्लिम थी, वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहती थी। कश्मीर का सारा एरिया पाकिस्तान के साथ इल्हाक था और कश्मीर से एक सड़क बनाई गई थी इंडिया को कश्मीर के साथ मिलाने के लिए और 6 जून के मुताबिक राजा की बात को मानना लाजमी है। जूनागढ़ हैदराबाद के राजाओं ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया, फिर इन रियासतों को इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं मानता। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। यस मिस्टर नारायण। जज साहब, ये मुकदमा कश्मीर का है, ना कि जूनागढ़ और हैदराबाद का। और कश्मीर के राजा ने कश्मीर को हमारे साथ रहने का कागज साइन कर दिया है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप 3 जून का मंसूबा जो कि ये है, कश्मीर को इंडिया का पाबंद बनाएं। जैसा आधा सच झूठ से भी ज़्यादा जहर रोज़ों को अपना करता है। इंडिया इसी आधे सच को लेकर कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ तीनों को अपनी गुलामी की जंजीरों में बांध कर रखना चाहता है। जैसा 4 जून जैसा इंडिया इसी आधे सच को बोलकर दाल को गुमराह कर रहा है। मैं आपसे मुल्तमस हूँ, लिहाजा 3 जून का पूरा प्लान है, इसको पूरा लागू कर दे। मेरे दलाल का दूसरा नुकता इसकी आज़ादी है और ये हर दिन इंसान को आज़ादी देता है। ये मेरे क्लाइंट से क्यों छीना जा रहा है। हिंदू मजहब, ईसाईयत, यहूदियत, कोई दीन उठा कर ले ले, हर दीन इंसान को आज़ादी देता है और इंडिया इस मजहब को मानता है। इंडिया की मजहबी किताबों में लिखा है कि इंसानी के हकूक में से एक हक उसकी आज़ादी का है और ये हक मेरे क्लाइंट से क्यों छीना जा रहा है। अगर कश्मीर को अपने बाजू कटने का इतना दुख और अफसोस है तो मेरा क्लाइंट कश्मीर को अपना बाजू समझता है,
जज साहब फिर कश्मीर यही तकलीफ मेरे क्लाइंट को क्यों देना चाहता है? कश्मीर इसका बाजू नहीं जैसा, कश्मीर कैसे इसके साथ रह सकता है, कैसे इसका बाजू बन सकता है। इसके हीरो मेरे क्लाइंट के विलन नहीं बल्कि बदतरीन विलन है। मेरे क्लाइंट के हीरो वो भी ऐसे हीरो जिनके बगैर तारीफ जीती ही नहीं, इसके लिए विलन नहीं बल्कि बदतरीन विलन है। और मेरा क्लाइंट कैसे इसके साथ रह सकता है। मेरा क्लाइंट और इनके मुलजिम के तो मुजाहिर एक दूसरे के दुश्मन है। ये गाय को बस गाय माता के बारे में एकदम से नहीं सुनूंगा। ये जिंदा गाय माता को चीर खाता। बिहेव योरसेल्फ, तशरीफ रखें। आप खुद ही देखें जैसा मेरे क्लाइंट के मजहब में गाय को कुर्बान किया जाता है और इंडिया के मजहब में गाय को खुदा माना जाता है। मेरा क्लाइंट कैसे इसके साथ रह सकता है। मिस्टर नारायण, आपको कोर्ट के अदालत का पास है कि नहीं? आप बताएं आपको क्या कहना है। यस मिलोड, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे क्लाइंट के हकायक को दुरुस्त मानते हुए इसका फैसला सादर फरमाएं। ऑब्जेक्शन ऑर्डर। मेरे क्लाइंट के जबर मुसलसल शरीफ और गुबान बयान दुरुस्त हैं, इनको दुरुस्त तस्लीम किया जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे बयान के तहत दुरुस्त है। मेरे दुरुस्त हैं। ऑर्डर ऑर्डर। ये फैसला करना कि किसके आर्गुमेंट्स दुरुस्त हैं ये जज का काम है, बुगला का नहीं। मिस्टर नारायण और मिस्टर फैजान, अगर आप इस तरह पर्सनली लड़ेंगे तो इस अहम तरीन का फैसला कैसे हो सकता है? जज साहब, जब तक कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता, इस अहम इशू का फैसला कैसे हो सकता है? और मुकम्मल सच और झूठ के बगैर इस पर दिया गया फैसला दुनिया में तबाही लेकर आएगा। तबाही। दुनिया में थर्ड वर्ल्ड एटॉमिक वार हो सकती है। जज साहब। मिस्टर नारायण, मुझे इस केस की नजाकत का पूरा एहसास है। आप बेफिक्र रहें, इस केस की तह तक पहुंचकर ही दम लेंगे और झूठ और सच को जाने बगैर इस केस का फैसला नहीं करेंगे। यहाँ पर कोई ऐसा साइंटिस्ट है जो साइंसी तरीकाकार से इस केस का झूठ या सच जानने के लिए कोर्ट की हेल्प कर सके? जी जज साहब, मैं इस केस में आपकी इस ऑफिस में मामला कर सकता हूँ। आप कौन हैं और आपको जो कुछ कहना प्लीज कैमरे में तशरीफ लाएं। माँ कश्मीर तो जन्नत है ना। आपकी अदालत में है मिलोड, आप इससे अगर किसी डेड बॉडी से सच जानना चाहें तो 100% जान सकेंगे। हम इसे कुछ अरसे बाद लॉन्च करने वाले हैं। मिस्टर शाहजेब, जो ही अपनी इन्वेंशन मुकम्मल कर ले तो कोर्ट को इन्फॉर्म करें और अपनी मशीन की एक्यूरेसी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करें। और अगर ये कोर्ट का वक्त जाया करने की कोई साजिश हुई तो आप जानते हैं कि कोर्ट के इख्तियार कहाँ तक हैं। यस मिलोड, आई नाउ। मुंशी, ये कोर्ट का हुक्म है कि जो ही शाहजेब और जोहेब अपनी मशीन की एक्यूरेसी रिपोर्ट सबमिट करें तो लॉर्ड माउंटबेटन और रेडक्लिफ, जिन्होंने हकीकी तौर पर कश्मीर का फैसला किया था कि डेड बॉडी कोर्ट में पेश की जाए, क्योंकि इनका क्लेम है कि इनकी मशीन डेड बॉडी से भी सच जान सकती है। तो अब ये कोर्ट रेडक्लिफ और लॉर्ड माउंटबेटन की डेड बॉडी से ही सच जानेंगे। कोर्ट इज एडजर्न्ड अंटिल ट्रूथ डिटेक्टिंग मशीन इज नॉट इन्वेंटेड। तू हमारी गाय माता के बारे में बात करता है, तू हमारे मजहब को झूठा कहता है। मार दो साले को, मारो इसको। तुमने हमारी माँ गाय माता के बारे में बकवास कैसे की? क्या शाहजेब और जोहेब ने अपनी एक्यूरेसी रिपोर्ट जमा करवा दी? जी सर।
जबरदस्त। इस मशीन की रिजल्ट्स तो बाकी 100% हैं। इनके रिजल्ट्स की एक एक कॉपी मिस्टर नारायण और मिस्टर फैजान को दे दी जाए। आप कौन हैं? जज साहब, मैं कश्मीर का नया वकील हूँ, क्योंकि कश्मीर के साबका वकील मिस्टर फैजान को इंडिया के इंतहा पसंदों ने लाठियों, ठुड्डों और डंडों से बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। वो चाहते हैं कि इनकी दहशत का सिलसिला चलता रहे। ये झूठ है जज साहब, इनकी चिड़िया भी मर जाए तो ये इल्जाम इंडिया पर लगा देते हैं। ओह, सो सैड। एनीहाउ, मिस्टर नारायण और मिस्टर सलमान, क्या आपने मशीन की एक्यूरेसी रिपोर्ट्स चेक कर ली हैं और क्या आप मशीन की रिपोर्ट से 100% मुतमिन हैं? यस, हम इस रिपोर्ट से मुतमिन हैं। जी जज साहब। डेड बॉडी को कोर्ट में पेश किया जाए। शाहजेब एंड सुहेल इन डेड बॉडी से सच जानकर रिपोर्ट पेश करें कि कश्मीर का इल्हाक पाकिस्तान या इंडिया में से किसके साथ होना चाहिए था। कश्मीर का इल्हाक इंडिया या पाकिस्तान में से इन दोनों में से किसके साथ होना चाहिए था? आपके सवाल के जवाब की रिपोर्ट आपके सामने हाजिर है। शुक्रिया। इससे पहले कि मैं इस केस का फैसला करूं, मैं बतौर चीफ जस्टिस ऑफ वर्ल्ड कोर्ट सारे मुल्कों को ऑर्डर करता हूं कि आपने दुनिया को तबाह करने के लिए एटम बम तो बना लिए, मगर दुनिया को बचाने के लिए ट्रूथ डिटेक्टिंग मशीन क्यों नहीं बना लेते, ताकि फराहमी इंसाफ फिल फौर 100% हकीकत पर मबनी हो और फौरन हो। अब जो मुल्क 1 साल के अंदर अंदर ट्रूथ डिटेक्टिंग मशीन अपने आला कोर्ट्स में नहीं इंस्टॉल करता, उसको $1 अरब फाइन किया जाएगा। अब आते हैं आज के फैसले की तरफ। मिस्टर फैजान और मिस्टर नारायण ने बजा तौर पर एक बात दुरुस्त कही कि कश्मीर का इशू अगर हल ना किया गया तो 3rd वर्ल्ड जंग हो सकती है, जिससे मैं इत्तेफाक करता हूं। और एक और आर्ग्यूमेंट जो मिस्टर फैजान ने पेश किया कि दुनिया का कोई मजहब, हिंदू, इस्लाम या ईसाइयत देख लें, तो इसमें बजा तौर पर लिखा है कि हर इंसान को आजाद पैदा किया गया और इसी हक को लेकर दुनिया में बेशुमार लोग और कौमें आजाद हुई, जिसमें खुद इंडिया भी शामिल है। तीसरा इस फैसले का पॉइंट यह है कि लाखों जानों को जाया करके और लाखों दोज़खे गुलामों के लिए बनाकर फिर भी तो इन्हें एक दिन आजाद करना ही होता है, तो फिर गुलाम बनाकर रखने के लिए लाखों जानों, वो भी इंसानों की, का ज़िया कम अज कम हर जी शऊर इंसान की समझ से बालातर है। चौथा नुक्ता यह है कि तीनों वकला ने अपने अपने क्लाइंट्स का अच्छा दिफा किया और इससे हम मुकदमा पर कोर्ट की भरपूर और इस अहम मुकदमा पर कोर्ट की भरपूर रहनुमाई की, जिस पर मिस्टर फैजान और मिस्टर नारायण का बेहद मशकूर हूँ। जजमेंट का 5वां नुक्ता ये है कि मिस्टर नारायण ने कहा था कि 100% सच के बगैर इस इशू का फैसला करने से 3rd वर्ल्ड जंग हो सकती है, इसलिए हमने सालों इंतजार के बाद जब
ट्रूथ डिटेक्टिंग मशीन की इन्वेंशन हो गई तो आज 14 अगस्त 2048 को ये फैसला करते हैं डेड बॉडीज की रिपोर्ट में, ये फैसला डेड बॉडीज की रिपोर्ट में, डेड बॉडी की रिपोर्ट के पेश नजर हम ये फैसला करते हैं जिसमें यानी इन रिपोर्ट्स में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि कश्मीर का इल्हाक पाकिस्तान के साथ बनता है, लिहाजा इन तमाम सबूतों की रोशनी में अदालत ज़ेर दफा 309 के तहत कश्मीर के मौक़िफ़ को दुरुस्त मानते हुए इसे इंडिया से आज़ाद करने का फैसला करती है। कश्मीर तो जन्नत है ना, जन्नत में